अच्छा तो स्टूडेंट्स, पिछले वाले जो लेक्चर में हम लोगों ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं, दैट इज़ योर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा? फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में या आपके बुक में ऑफ क्लासिफिकेशन, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला जो टॉपिक है, पूरा इसी टॉपिक पे आपका पूरा सिलेबस बेस्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यानी हमें चलना है, याद रखना है, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है इससे पहले जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कैरोलस लिन्यस ने आपका जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो यानी टू बड़े बड़े यानी लार्ज ग्रुप्स के अंदर, एक को हमने यानी एक को उन्होंने नाम दिया था किंगडम प्लांटी और एक को उन्होंने नाम दिया था किंगडम एनिमेलिया करके, ठीक है? या प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम करके दो बड़े बड़े किंगडम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके अर्थ पे मौजूद हैं उन सबको क्लासिफाई किया था, डिवाइड किया था। अब क्या हुआ उसके बाद, जब और फर्दर स्टडी करने लगे, उन स्टडीज़ के अंदर ये पता चला कि जो दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें तो बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। अब उस ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए बाद में फिर अर्नेस्ट हैकल ने एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद विटाकर ने और फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया। और विटाकर का ये वाला जो क्लासिफिकेशन है जिसको हमने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा, ये आज तक आज जितने भी क्लासिफिकेशन होता है वो इसी फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। याद रखना है सबको ये, ठीक है? तो ये जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एच रॉबर्ट एच विटाकर या आर एच विटाकर जिनको हम कहते हैं, रॉबर्ट एच विटाकर। इन्होंने सबसे पहले इस यानी किंगडम सिस्टम में यानी फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को शुरू किया 1969 में। कब? 1969 में। तो 1969 की बात है जब यानी यानी आर एच विटाकर को लगा कि यार जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर के बेसिस पे अगर आप उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई या डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास फाइव लार्ज ग्रुप्स या कैटेगरीज बनते हैं। फाइव लार्ज ग्रुप्स बनते हैं और उन बड़े बड़े ग्रुप्स को क्या नाम दिया था? किंगडम। उन बड़े बड़े ग्रुप्स का क्या नाम था? किंगडम। तो पांच बड़े किंगडम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको बड़े बड़े पांच ग्रुप्स के अंदर, जिन ग्रुप्स को किंगडम नाम दिया गया, उसके अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है? पहला ग्रुप हमारे पास था किंगडम मोनेरा। क्या था बेटा? किंगडम मोनेरा। ये पहले ग्रुप का नाम रखा क्या? किंगडम मोनेरा। हम सारे ग्रुप्स का अलग अलग हमें कैरेक्टर्स हमें पढ़ना है, उसको अलग अलग हमें क्लासिफिकेशन हमें उसका देखना है, ठीक है? नंबर सेकंड ग्रुप का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। सॉरी, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, दिस इज प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। नंबर थर्ड जो किंगडम था उसका नाम था किंगडम फंजाई। नंबर थर्ड जो ग्रुप था दैट वाज किंगडम फंजाई। ठीक है बेटा? और नंबर फोर्थ जो यानी किंगडम था, दैट नंबर फोर्थ किंगडम वाज कॉल्ड एज किंगडम प्लांटी। और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया तो पहले से ही आपके लिनस ने दिया था, ठीक है? और यानी फिफ्थ जो ग्रुप था दैट वाज किंगडम एनिमेलिया।
तो टोटल कितने ग्रुप बनाए गए? 5 ग्रुप जो है वो बनाए गए, टोटल 5 ग्रुप्स बनाए गए, और उन ग्रुप्स का नाम क्या था? किंगडम था। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको टोटल कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया बेटा? टोटल 5 ग्रुप्स के अंदर, यानी 5 किंगडम्स के अंदर उनको डिवाइड किया गया। हर ग्रुप का हमने नाम बताया और हर ग्रुप का कैरेक्टर हमें पढ़ना है और साथ में उनका क्लासिफिकेशन भी हमें पढ़ना है। अब देखो एक चीज़ है कि अरे भाई, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, या इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हमें 5 ग्रुप्स के अंदर अगर हमें क्लासिफाई करना है, उन 5 ग्रुप्स के अंदर उनको डालने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए कोई क्राइटेरिया, कोई बेसिस होना चाहिए ना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि स्कूल में जब आप स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में जब आप क्लासिफाई करते हैं तो हम कुछ बेसिस पे, यानी उनका हम देखते हैं कि उनका काबिलियत कैसा है, परसेंटेज कैसा है, या एज हम देखते हैं, या उसके बेसिस पे हम क्लासेस में क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जितने भी 5 किंगडम बनाए गए उनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्टली 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा गया। सबसे पहला बेसिस जो था वो था आपका प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको क्लासिफाई हम कर रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने इससे पहले जो हमने पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था सेल वाला, यानी सेल ऑर्गेनेलिस वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। प्रोकैरियोट्स मीन्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, जिनके अंदर यानी जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलिस जो है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलिस जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारा एब्सेंट जो होगा, ऐसे सेल को हम क्या कहते थे? प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस का फर्स्ट क्लास यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, बाकी सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एक तो प्रेजेंट होगा, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलिस है वो भी हमारा प्रेजेंट होता है। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो पहला क्राइटेरिया या पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था कि वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डाल रहे हैं, क्या वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, या उसका सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये देखना था। नंबर सेकंड जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है। यानी वो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है या एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है। ये क्लासिफिकेशन था का बेसिस था, बेसिस नंबर सेकंड। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बेसिस था दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑर्गेनिज्म किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। यानी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है, ऑर्गेनिज्म हीटेरोट्रॉफिक है, किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी क्या ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बना रहा है या किसी पे डिपेंडेंट है। अगर किसी पे डिपेंडेंट है, पैरासाइटिक है, सैप्रोफाइटिक है, किस तरीके का वो न्यूट्रिशन दिखाता है। तो ये कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, और इन्हीं 3 चीज़ों को बेसिस बना के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 ग्रुप्स के अंदर क्या किया गया? डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला हम हर यानी किंगडम का अब कैरेक्टर्स एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा समय लगेगा क्योंकि 5 जो किंगडम है उनके अंदर भी आपको सब किंगडम्स या सब ग्रुप्स प्रेजेंट है, उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा कैरेक्टर्स उनका हमें पढ़ना है। पहला जो हमारे पास किंगडम है दैट इज किंगडम मोनेरा।
क्या है बेटा? किंगडम मोनेरा। अच्छा याद रखना, देखो इस किंगडम मोनेरा के अंदर उस, या आप कह सकते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो एक सेल का बना होगा, सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल्ड, या हमने पहले ही कहा कौन सा, यूनिसेलुलर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किस में रखा? किंगडम मोनेरा के अंदर रखा। और किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स को रखा गया वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक या बहुत ही छोटे थे, स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक थे। माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ज़्यादा उनका साइज क्या होता था? स्मॉल। यानी जितने भी बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक या छोटे ऑर्गेनिजम्स है और एक सेल का बना होगा, उन सब को ले जाके किस ग्रुप के अंदर रखा गया? किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया। ठीक है, ओके। और दूसरा कैरेक्टर की अगर आप बात करेंगे, मोनेरा के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखा गया वो सारा का सारा क्या था? प्रोकैरियोटिक था। यानी उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट था, प्रोकैरियोटिक था। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या था? एब्सेंट था। एब्सेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट था। दूसरा, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस, जैसे कि आपका हमने पहले ही कहा न्यूक्लियस, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सारा का सारा जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस जो था वो सारा का सारा क्या था? एब्सेंट। यानी उनमें कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस मिलता नहीं था। उन सारे ऑर्गेनिजम्स को ले जाके किस में रखा? इस वाले ग्रुप में, किंगडम मोनेरा के अंदर। तो इसलिए हमने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा के अंदर है वो सारा का सारा क्या होगा? प्रोकैरियोटिक होगा। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड एब्सेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होगा। सेल वॉल जो होगा सेल के अंदर, यानी मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनका सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा उनके अंदर अगर आप सेल वॉल तलाश करोगे, कुछ में आपको सेल वॉल मिलेगा, कुछ में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा। प्रेजेंट और एब्सेंट आपको यानी दिखेगा। ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये भी तो एक क्राइटेरिया था ना, एक कैरेक्टर था। ठीक है, यानी बेसिस था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो कुछ ऐसे थे जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता था, यानी कुछ ऐसे थे जो खुद अपना खाना बना सकते थे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता था। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर रखा गया जो हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाता था। यानी अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो किंगडम मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉप्स भी आपको मिलेंगे, हीटेरोट्रॉप्स भी आपको मिल जाएंगे, याद रखना है ये। ठीक है, ओके। ये हो गया कुछ जनरल कैरेक्टर्स किंगडम मोनेरा के बारे में। अब ये जो किंगडम मोनेरा है इसको फर्दर जो है वो, ये तो किंग मोनेरा जो है वो बहुत बड़ा सा एक किंगडम है, उसको फर्दर दो सब किंगडम्स के अंदर जो है उसको डिवाइड किया गया। सब किंगडम यानी किंगडम से थोड़ा सा छोटा सा ग्रुप। ठीक है, यानी आपका जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स या उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स था उनको भी दो अलग ग्रुप्स के अंदर, यानी दो अलग सब किंगडम्स के अंदर क्या किया गया? डिवाइड किया गया। एक ग्रुप का नाम था, रखा गया क्या? आर्की बैक्टीरिया, याद रखना, आर्की बैक्टीरिया, ये एक ग्रुप का नाम रखा गया। और दूसरा जो ग्रुप था उसका नाम रखा गया यू बैक्टीरिया। इसका मतलब किंगडम मोनेरा के अंदर दो ग्रुप्स आपको मिलेंगे, दो छोटे सब ग्रुप्स या सब किंगडम्स जिसको हम कहेंगे। मोनेरा जो था वो था बड़ा किंगडम, उस बड़े किंगडम के अंदर दो छोटे सब किंगडम्स भी आपको मिल जाएंगे। एक था आर्की बैक्टीरिया, दूसरा था आपका यू बैक्टीरिया। अब हम एक एक जो ग्रुप है उसको एक एक करके पढ़ेंगे।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, पहले हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की। किसकी? आर्की बैक्टीरिया की। याद रखना बेटा, ये जो आर्की बैक्टीरिया, या इनको आर्किया भी कहते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया इस ग्रुप को या तो आर्की बैक्टीरिया कहेंगे या आर्किया कहेंगे। इस ग्रुप के अंदर या इस सब ग्रुप के अंदर, इस सब किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे यूनिसेलुलर, वो सारे के सारे बहुत ही एंशंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया था। एंशंट ग्रुप ऑफ, यानी बहुत पुराने ज़माने में डेवलप जो हुआ था, वजूद में जो आया था, ऐसे बैक्टीरिया को इस आर्की बैक्टीरिया के अंदर रखा गया। ये पहला कैरेक्टर है आर्की बैक्टीरिया का। नंबर सेकंड, ज़्यादातर जो यानी आर्की बैक्टीरिया था, मोस्टली वो क्या होता था, उनका न्यूट्रिशन अगर देते, वो ज़्यादातर क्या होते थे? ऑटोट्रॉप्स। क्या होते थे? ऑटोट्रॉप्स, याद रखना, ठीक है। मोस्टली क्या होता था? खुद अपना खाना बनाता था। ज़्यादातर जो आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रखा गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स उनको उसके अंदर रखा गया जो ज़्यादातर अपना खाना खुद बनाते थे। अब ऑटोट्रॉप्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल, सनलाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना सके। और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स, यानी कुछ ऐसे भी खुद अपना खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे जिनको खाना बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, जो सनलाइट से नहीं लेते हैं वो एनर्जी, बल्कि कीमो मीन्स केमिकल से, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उन केमिकल कंपाउंड से वो अपना एनर्जी ले लेते हैं और उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लाइट या सनलाइट के एनर्जी को इस्तेमाल करता होगा, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को नहीं बल्कि केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके, केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना ले, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? कीमोसिंथेसिस, याद रखना ये कीमोसिंथेसिस। तो दो तरीके से यानी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं, या तो सनलाइट के एनर्जी को इस्तेमाल करके खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और या तो केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाएगा, जिसे हम कहेंगे कीमोसिंथेसिस। कौन कौन से केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? अमोनिया। अमोनिया इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं NH3। NH3 के अंदर जो बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। मीथेन, ये तो सबको पता है। मीथेन जो है उसके अंदर जो एनर्जी होगा उसको इस्तेमाल कर सकता है CH4, ठीक है। और इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड जो केमिकल कंपाउंड होगा, उससे भी आपका ये जो आर्की बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे होंगे वो उससे, किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस तरीके के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, उन केमिकल कंपाउंड से एनर्जी डिराइव करके उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सके जब अपना खाना बना लेता है, उसे हम क्या कहते थे? कीमोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? कीमोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा आपके आर्की बैक्टीरिया, लेकिन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो तरीके से होगा। एक, सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करेगा, और कुछ ऐसे आर्की बैक्टीरिया भी आपको मिलेंगे जो केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना खुद खाना बनाएगा, और उसे हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऐसे यानी आर्की बैक्टीरिया को जो फोटोसिंथेसिस करेगा उनको हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स, और जो कीमोसिंथेसिस करते हैं उनको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये याद रखना, ठीक है। ये कैरेक्टर हो गया। एक और कैरेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो याद रखना है, ये जितने भी आर्की बैक्टीरिया है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के, यानी बहुत ही यानी हार्श तरीके के हैबिटेट्स में वो आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर कोई
दलदल होगा, जहाँ पे बिल्कुल पानी रहता होगा या जहाँ पे बिल्कुल कीचड़ रहता होगा, ऐसा कोई अगर कोई हैबिटेट होगा या एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे कॉमनली जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ऐसे मार्शी लैंड्स में भी वो रहते हैं, यानी दलदल वाले ज़मीन पे भी, मार्शी लैंड्स। और सबको याद रखना चाहिए ये जो मार्शी लैंड्स होता है ना, यहाँ यहाँ से एक गैस अराइज होता है जिसको हम कहते हैं मीथेन, ठीक है। इसलिए याद रखना, वो सारे आर्की बैक्टीरिया जो मार्शी लैंड्स में रहते हैं उनको हम नाम देते हैं मेथनोजेंस। मेथनोजेंस मीन्स मार्शी, यानी कीचड़ वाले या दलदल वाले जो ज़मीन में रहते हैं उनको हम कहते हैं मेथनोजेंस। क्या कहते हैं उन आर्की बैक्टीरिया को, कहेंगे मेथनोजेंस। और कुछ जो आपका हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं या जो यानी उबलते हुए जो चश्मे होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हॉट वाटर जो स्प्रिंग्स होते हैं, उनके अंदर भी आपके आर्की बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर आपको मिलेंगे, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, यानी वो जो गर्म चश्मों पे जो उबलते हुए जो पानी जिस चश्मों से निकलते हैं उसमें जो रहते हैं, उन आर्की बैक्टीरिया को नाम देते हैं, याद रखना, थर्म का मतलब हो गया हीट, गर्मी, ठीक है, हॉट। एंड एसिडोफाइल्स, एसिडोफाइल्स कहते हैं उनको। एसिडो मीन्स एसिडिक कंडीशन में, क्योंकि हॉट वाटर स्प्रिंग्स में जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। तो फाइल्स मीन्स लविंग, यानी जो हीट को पसंद करता है और जो एसिडिक कंडीशन को पसंद करता है, ऐसे आर्की बैक्टीरिया उनको हम क्या कहेंगे, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में होगा या मिलेगा उनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सॉल्टी वाटर में भी या सॉल्ट कंडीशन, सॉल्टी यानी हैबिटेट्स में भी आपको मिलेंगे, जैसे कि यानी समंदर का जो पानी होगा या कोई भी सॉल्टी जो हैबिटेट होगा वहाँ पे जो मिलेगा उनको हम कहते हैं हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब हो गया हेलोजेंस, या आप कह सकते हैं आपके जो यानी अल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। हेलोफाइल्स उन आर्की बैक्टीरिया को कहेंगे जो सॉल्टी हैबिटेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है सबको, शाबाश। ओके, ये हो गया हमारा कुछ कैरेक्टर्स किन के, आर्की बैक्टीरिया के। और कुछ ग्रुप होते हैं जिनको हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। सेकंड जो ग्रुप है उसको हमने क्या कहा, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। क्या कहा बेटा, यू बैक्टीरिया। अब ये जो यू बैक्टीरिया है, याद रखना, इन यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है, इट्स अ ग्रीक टर्म जिसका मतलब होता है ट्रू। तो इसीलिए यू बैक्टीरिया में जितने भी यू बैक्टीरिया वाले जो सब किंगडम है, इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, इन सब को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। इन सबको क्या कहते हैं बेटा, याद रखना, ट्रू बैक्टीरिया। ओके, आर्की बैक्टीरिया में जो थे उनको हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, याद रखना, एंशियंट बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। और याद रखना, जितने भी यू बैक्टीरिया के अंदर यानी यू बैक्टीरिया सब किंगडम के अंदर जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, उनके अंदर सेल वॉल जो होगा, याद रखना, सेल वॉल जो होगा वो प्रेजेंट होगा, जो कि किस को सराउंड करके होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से किसने सराउंड किया होगा, सेल वॉल ने। इसका मतलब उनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, याद रखना ये, ठीक है। और उसी तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलिस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलिस है, वो जाहिर सी बात है उनके इनके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस इनके अंदर एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है, याद रखना, ठीक है। अब न्यूक्लियस तो इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन जो डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, याद रखना, सर्कुलर डीएनए होगा।
और वो डीएनए, सर्कुलर डीएनए का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ऐसे इस तरीके का डीएनए होता है उनके अंदर, ठीक है, इस तरीके का डीएनए उनके अंदर प्रेजेंट होता है सर्कुलर, और क्वाइल्ड होता है वो, यानी बिल्कुल यानी क्वाइल्ड फॉर्म में, ठीक है। तो जिस, मान लीजिए ये सेल है, न्यूक्लियस तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, जिस जगह पे आपका, मान लीजिए मैं इसे आपको बता दूं, ये मान लीजिए आपका सेल है, इस सेल की किसी एक जगह पे इस तरीके से आपका डीएनए प्रेजेंट होगा। इस रीजन को या इस जगह को जहां पे आपका डीएनए प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इस रीजन को? NucLeoid, न्यूक्लियोइड। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मींस सेल के अंदर वो वाला रीजन जहां पे आपका सर्कुलर डीएनए क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। याद रखना, ये हो गया यू बैक्टीरिया का कुछ यानी कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं। नंबर सेकंड, याद रखना ये जितने भी हमारे पास क्या कहते हैं यू बैक्टीरिया होगा, अगर आप इनके टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करो। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब वो जितने भी बैक्टीरिया हैं, जैसे कि हम लोगों को अभी यानी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आपको मिलेंगे जो हम लोगों को डिजीज़ पैदा कर देता है, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आपको मिलेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल होता है, वो सारा बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जनरल एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है साइनो बैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आपके नोट्स में भी मैं आपको लिख कर ये दे दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा दैट इज एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स भी बहुत ही छोटे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके यू बैक्टीरिया से बिलोंग करता है, याद रखना, ठीक है। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल हो गया। अब अगर आप शेप के बेसिस पे, बेस्ड अपॉन शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे अगर आप बैक्टीरिया का टाइप देखने की कोशिश करोगे, तो शेप यानी उनका शक्ल कैसा है, वो दिखता कैसा है, उनका शेप कैसा है, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया, हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। वो टोटल हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? 4 बैक्टीरिया टाइप्स आपको मिलेंगे। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स आपको मिलेंगे। ओके, एक टाइप को, फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं कोकस। कोकस मींस वो सारे बैक्टीरिया जिनका शेप जो होता है वो सर्कुलर या स्फेरिकल ऐसे होगा। अगर किसी बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का शेप इस तरीके से थोड़ा बहुत सर्कुलर या स्फेरिकल आपको मिलेंगे, इस तरीके के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? कोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? कोकस। कोकस जो है वो सिंगुलर है, और प्लूरल को हम क्या कहते हैं? कोक्काई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोक्काई। दिस इज सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। और प्लूरल को हम क्या कहते हैं? कोक्काई, प्लूरल। याद रखना ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये तो पहला टाइप हो गया कि स्फेरिकल अगर शेप होगा तो उस स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? कोकस कहेंगे। एक टाइप होता है, सेकंड जो टाइप है उसे हम कहते हैं बैसिलस। बैसिलस, अगर बैक्टीरिया का शेप थोड़ा बहुत रॉड शेप्ड ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, यानी उसका शेप अगर इस तरीके से रॉड शेप्ड अगर होगा, ऐसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बैसिलस। और बैसिलस हो गया आपका सिंगुलर, याद रखना। बैसिलस क्या हो गया आपका? दिस इज योर सिंगुलर, ठीक है। और प्लूरल को क्या कहते हैं? बैसिलाई। दिस इज योर प्लूरल,
सॉरी, प्लूरल, ठीक है। तो अगर आपका बैक्टीरिया का जो यानी शेप अगर आपका रॉड लाइक होगा, रॉड शेप्ड होगा, उसे हम कहेंगे बैसिलस या बैसिला। याद रखना, ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप को हम कहते हैं स्पाइरिलम। स्पाइरिलम या स्पाइरिल्ला कहते हैं। स्पाइरिलम इज योर सिंगुलर और स्पाइरिल्ला आपका क्या है, प्लूरल है। स्पाइरिलम का मतलब हो गया अगर आपके बैक्टीरिया का शेप की अगर आप बात करेंगे, अगर वो स्पाइरल शेप्ड होगा, ऐसे ऐसे अगर स्पाइरल शेप्ड होगा इस तरीके से, समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी अगर उसका शेप इस तरीके से स्पाइरल शेप्ड होगा, ऐसे स्पाइरल शेप्ड वाले बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्पाइरिलम, जो कि सिंगुलर है, और या तो कहते हैं स्पाइरिल्ला जब बहुत ज़्यादा होगा, प्लूरल में होगा, ठीक है। नंबर फोर्थ जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, उस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम कहते हैं विब्रियो या विब्रियम। विब्रियम का मतलब हो गया अगर, क्योंकि कुछ यानी बैक्टीरिया ऐसा होता है जिनका शेप थोड़ा सा उल्टा सी टाइप, या आप कह सकते हैं कॉमा शेप्ड, थोड़ा इस तरीके का शेप, समझ में आ रहा है, इस तरीके का शेप उनका होता है, कॉमा शेप्ड। अगर किसी बैक्टीरिया का शेप कॉमा जैसा होगा या उल्टा सी जैसा होगा, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं विब्रियम। विब्रियम या हम कहते हैं उसे विब्रियो, विब्रियम और विब्रियो, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना बेटा, दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा and subkingdom Archaebacteria and Eubacteria. Some examples of Eubacteria and types of Eubacteria on the basis of their shapes. चार टाइप था, एक था कोकस, स्फेरिकल, बैसिलस रॉड शेप्ड, स्पाइरिलम स्पाइरल या कॉक्सक्रू शेप्ड। कॉक्सक्रू सब जानते हैं ना, वो जो हम लोग यानी लकड़ियों में होल ये करने के लिए एक हमारे पास एक औजार होता है ना, इस तरीके का वो वाला, ठीक है, इस तरीके का नोकीला वाला, हम उसको लगाकर ये घुमाते हैं, तो उसी को कहते हैं कॉक्सक्रू या स्पाइरल शेप, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है दैट इज विब्रियम, जो कि कॉमा शेप्ड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले ग्रुप में हम दूसरे किंगडम को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।